हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज भी एक बहुत ही स्पेशल सेशन है आप सभी के लिए, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसे बना है। ये जो डीएनए जिसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जो कि हम हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो मदर फादर से आते हैं, वो क्या है, डीएनए। जीन के अंदर भी क्या है, डीएनए। एवरीथिंग इज डीएनए, राइट, एवरीथिंग इज डीएनए। तो आज हम जो लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर है कि ये डीएनए बना कैसे। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके नीट एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। एज वेल एज अगर मैं ये बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बच्चे आपकी केमिस्ट्री में भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों में है। तो अगर आप यहीं पे समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ठीक है, आपको यहीं पर इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमें समझना है कि कैसे डीएनए जो हमारा, जिसे बोलते हैं ना, अगर आपने एक इंसान का डीएनए स्ट्रेच आउट करेंगे तो 2 बार सोलर सिस्टम को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, यस, एक डेटा है। ये कहा जाता है कि अगर एक इंसान का आप डीएनए स्ट्रक्चर को स्ट्रेच आउट करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो ये कैसे बना है डीएनए, डीएनए है क्या चीज, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। बट सेशन की शुरुआत से पहले मैं इम्बाइब ऐप के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों। इम्बाइब ऐप पे आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। यू हैव टू जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप। इसमें जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। ये चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में, एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स जोलॉजी, एज वेल एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बॉटनी। तो 3 के अंदर में ये आता है ये चैप्टर। तो आपके तीनों के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इम्बाइब ऐप पे जाके। चलो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके। ठीक है, इम्बाइब अचीव नीट सलमान अनवर खान। ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, structure of DNA. So let's go ahead and start with today's lecture. So do you know which of the following is the magical molecule in our body? ये 4 molecules हैं आपके सामने. We have a protein over here, we have a carbohydrate over here, we have a DNA molecule over here. So question बहुत अच्छा पूछा क्या, इसमें से magical molecule कौन सा है? तो magical molecule है बच्चे हमारा DNA. मतलब DNA इसलिए magical है बिकॉज सबको, जैसे मेरी आई कलर, मेरे हेयर पैटर्न, ठीक है, मेरी हाइट, मेरा बॉडी कलर, ये सब कुछ कैसे डिटरमाइन हुआ है, बाय द डीएनए ओनली। तो डीएनए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो डीएनए एक मैजिकल मॉलिक्यूल है। एज वेल एज इतनी लंबी हाइट का डीएनए एक छोटे से सेल के अंदर में कंडेंस फॉर्म में, सेल के अंदर में भी क्या, न्यूक्लियस के अंदर में कंडेंस फॉर्म में रहता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, मैं आंसर तो दे रहा हूं, आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर करना है। ठीक है, पॉज करके आप आंसर करोगे, अपने आप टाइमलाइन के साथ आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें से आपका न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटीपी, फैटी एसिड्स या डीएनए। क्विकली गो अहेड एंड आंसर दिस गाय। सो अगर मैं इसका आंसर चेक करूंगा तो इसका आंसर क्या है, डीएनए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। एक और क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, which of the following option represents the double helical structure of DNA? Just go ahead, pause this video, answer this question. Which of the following option represents the double helical structure of DNA? Primary structure, secondary structure, tertiary structure या quaternary structure? Quickly guys, I need your participation. कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर करिए। तो क्या होगा, which of the following represents the double helical structure of DNA? आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यही है बच्चों आपका करेक्ट आंसर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखूं, अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, डीएनए को अगर स्टार्ट करने से छोटा सा पॉइंट एक मैं हिस्ट्री का पॉइंट ऐड कर दूं, तो फेडरिक मिशार ने इन द ईयर 1869 में इसकी खोज की थी। ठीक है, हिस्ट्री क्या थी बच्चों, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फेडरिक मिशार इन द ईयर 1869। वो बेसिकली एक आउल के पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर में काम कर रहे थे। He was working on a pus cell nucleus and he found a substance which has been moving from one generation to another generation.
he found a substance which has been moving from one generation to another substance, and he named that hereditary material, he named that hereditary material as nuclein. सो फेडरिक मिशायर ने क्या टर्मिनोलॉजी दी थी, उन्होंने न्यूक्लिन टर्मिनोलॉजी दी थी 1869 में। फिर क्या हुआ एग्जैक्ट 1889 मतलब अराउंड 20 साल बाद 1889 में फिर एक इनके स्टूडेंट आए, फेडरिक मिशायर के स्टूडेंट थे ऑल्टमैन, फेडरिक मिशायर के स्टूडेंट थे ऑल्टमैन। इन द ईयर 1889 ही रीनेम्ड न्यूक्लिन, न्यूक्लिन को क्या किया उन्होंने, रीनेम किया, ही रीनेम्ड nuclein, right? He renamed nuclein as nucleic acid because of the acidic structure, acidic property होने की वजह से, because of the acidic property, because of the acidic property he renamed nuclein as nucleic acid. ठीक है, ही रीनेम न्यूक्लिन एज न्यूक्लिक एसिड का उन्होंने रीनेम किया। सो बेसिकली ये थी पर्टिकुलर हिस्ट्री। तो इस तरीके से बच्चों हमारा न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी। अभी न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, वी हैव अ डीएनए एंड वी हैव अ आरएनए प्रेजेंट। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए होता है। डीएनए बच्चों आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड जो हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है बच्चों ये आपके वायरसेस में भी खास करके प्लांट वायरसेस के अंदर में मेनली ये होता है। मतलब मेन मान के रखते हैं मोस्ट ऑफ द वायरसेस के अंदर में हमारा आरएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बारे में जानना है। सो डीएनए को हम क्या बुलाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये। ठीक है, इट्स अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसके न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे इसका नंबर होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस के कैलकुलेशन के ऊपर होता है इसका पूरा का पूरा नंबर। तो अब ये कुछ डेटा है आपके एनसीईआरटी से। देयर आर सर्टेन डेटा फ्रॉम योर एनसीईआरटी यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। ये डेटा बच्चों आपको किसी भी कीमत पे याद करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये बहुत ही ज्यादा पत्थर की लकीर बन जाती है आपको याद करना। बैक्टीरियोफाज कौन सा? 5x174। विच बैक्टीरियोफाज? 5x174 के अंदर में इट हैज न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इट हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन 5x174। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर में कितना होता है बच्चों? लैम्डा के अंदर में 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट। इट हैज 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट। कितने याद रखेंगे? बैक्टीरियोफाज लैम्डा इज 48502। E. coli has 4.6 into 10⁶ base pair. How much? 4.6 into 10⁶ base pair present होता है इसके अंदर में। और वहीं पे अगर हम हिप्लॉइड कंटेंट, मतलब एक हैप्लॉइड सेल के अंदर में, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल के अंदर में अगर हम डीएनए कंटेंट देखें तो इट इज 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। ह्यूमन डीएनए कितना है बच्चों इन अ हैप्लॉइड सेल? तो डिप्लॉइड के अंदर में ये 6.6 हो जाएगा। ये कंटेंट आपको याद करना है। 5x174, 5386 बैक्टीरियोफाज लैम्डा, 48502 E. coli, 4.6 into 10⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 into 10⁹ बेस पेयर होता है बच्चों आपका ये डीएनए कंटेंट। ये आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब अगर मैं डीएनए के बारे में बात करूं तो डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, कैसे वो मैं उसकी बात करूंगा। कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, कंपोनेंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो मैं इसको पहले एक बार लिख के समझाता हूं। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स? सो लेट मी राइट इट फॉर यू। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर में 3 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे। ठीक है, सो इट हैज अ फॉस्फेट ग्रुप, इट हैज अ शुगर एंड इट हैज अ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट। ठीक है, 3 चीज हैं इसके पास। दे हैव
phosphate group, right guys, they have a phosphate group, they have a sugar molecule, right, phosphate group, sugar molecule, as well as they have nitrogenous bases. So these are the three substances are present inside a deoxyribonucleotide. मतलब इन तीन चीजों से मिलके हमारा एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बना होता है। कौन कौन से तीन चीज? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एज वेल एज नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप की बात करूं तो ये सिंपल होता है, कुछ आपका जो जैसे पीओ, मतलब ये जो फॉस्फेट ग्रुप जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उस फॉर्म का होगा हमारा, ठीक है। आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा प्रेजेंट जिसमें एक डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है, फिर हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं वही, अगर इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अगर हम शुगर के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट है? दे हैव अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, 5 मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड शुगर होता है इनका, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इनका शुगर का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं इनकी नेमिंग के साथ करूं, यहां पे पहला कार्बन, इस तरीके से बच्चों इसके अंदर में 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। लाइक दिस दे हैव अ 5 कार्बन कंपाउंड, तो आपका ये क्या बनता है? पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। लाइक दिस दे आर गोइंग टू क्रिएट अ पेंटोज शुगर। तो मेन क्या है? मेन क्या है बच्चों? इसके जो सेकंड नंबर पे क्या है? H प्रेजेंट, ठीक है। द सेकंड नंबर इज डज नॉट हैविंग एनी OH मॉलिक्यूल, और प्लस हम इसको डैश के फॉर्म में लिखते हैं, क्यों वो आगे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो 5 आपका पेंटोज शुगर मिल गया, और इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या है? H है, ठीक है। अब अगर मैं चलो इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर ही देते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करूं तो यहाँ पे बाकी में सब में OH हो जाता है, ठीक है। बाकी सब में क्या हो जाता है? OH हो जाता है। अब अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करूं तो दो होते हैं इनके पास नाइट्रोजनस बेसिस, वी हैव अ प्यूरीन एंड वी हैव अ pyrimidine प्रेजेंट, ठीक है। वी हैव अ प्यूरीन एज वेल एज वी हैव अ pyrimidine। प्यूरीन प्रेजेंट होता है एज वेल एज pyrimidine। प्यूरीन एज वेल एज pyrimidine, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके अंदर में। अब अगर मैं प्यूरीन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर में टोटल 9 मेंबर्स प्रेजेंट है, मतलब 9 होते हैं। अभी मैं मेंबर का मतलब समझा दूंगा। देखो प्यूरीन pyrimidine में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। और pyrimidine में बच्चों कितना होता है? आपके 6 मेंबर प्रेजेंट है, इट हैज 6 मेंबर ओनली, ठीक है। अब इसके अंदर में प्यूरीन के अंदर में वी हैव डबल रिंग, pyrimidine के अंदर में बच्चों आपके क्या होता है? सिंगल रिंग प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर डबल रिंग, सिंगल रिंग, 9 मेंबर 6 मेंबर क्या है, एक बार समझा दीजिए। चलो उसको समझते हैं। तो 9 मेंबर कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू बाय दिस स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से इसके क्या होते हैं बच्चों? डबल रिंग प्रेजेंट है, 1 रिंग एंड सेकेंड रिंग। और pyrimidine में देखें तो कुछ इस तरीके से आपके pyrimidine में रिंग्स प्रेजेंट है। सो एक सिंगल रिंग होती है किसमें? pyrimidine में। और प्यूरीन के अंदर में कैसी होती है? डबल रिंग प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब अगर मैं काउंटिंग करूं इसके अंदर में, इफ आई विल डू द काउंटिंग, तो काउंटिंग याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 मेंबर्स हो गए, 9 मेंबर्स हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वहीं अगर मैं pyrimidine के अंदर में देखूं काउंटिंग, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6। देखो नंबरिंग यहां पे याद रखनी है बच्चों, एक में नंबरिंग बेस से शुरू हो रही है,
एक में नंबरिंग क्या हो रही है, राइट हैंड साइड से शुरू हो रही है। नंबरिंग याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप इसके स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ और चीजें याद करनी है इसके अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर में, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन ग्रुप कहां कहां पे है प्रेजेंट, तो 1 3 7 9 देखो, इसके फर्स्ट पोजीशन में यहां पे क्या होगा, आपका नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है पहली पोजीशन पे। इसके थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 3 पे तो होगा ही होगा, तो इस पे भी 1 पे फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होगा, इसके भी थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होगा, इसके 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होगा, और इसके 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। रिमेंबर 1 3 7 9 1 3 7 9, ठीक है, यही है आपके नाइट्रोजन ग्रुप। तो अगर मैं प्यूरिन के अंदर में नाइट्रोजन ग्रुप लिखूं तो वो कहां पे है, 1 3 7 9, और अगर मैं प्रिमिडीन में लिखूं नाइट्रोजन ग्रुप, इसके नाइट्रोजन ग्रुप है पहली और तीसरी पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि 7th ग्रुप और 9th है ही नहीं। इससे ज्यादा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के बारे में आपको इन बॉटनी नहीं पढ़ना है, आपको इन बॉटनी नहीं पढ़ना होता है इससे ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग लिख लेंगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है ये गाइस। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप वी हैव, शुगर वी हैव, एंड नाइट्रोजनस बेसिस। इससे मिलके क्या बनता है बच्चों, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, पिरिमिडीन, इस तरीके से ही आपका ये प्रॉपर बनता है। तो चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड गाइस। अब वही चीज डीऑक्सीराइबोज शुगर मोनोसैकेराइड विद 5 कार्बन एटम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि आपका हमने स्ट्रक्चर बताया था वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, दिस विल बी द 4th कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन। ठीक है, सो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मैं इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, डू नॉट वरी। ठीक है, लिंकेज के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस ये समझिए इसके फर्स्ट डैश पेंटोज शुगर से कनेक्टेड है। ठीक है, पहले जो ये फर्स्ट डैश है इसको हम डैश इसलिए लिखते हैं ताकि रिडंडेंसी ना हो, मतलब एक ही चीज को हम बार बार ना कर सके, आपके चल के आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस जो कि अभी मैंने बात की थी। यू कैन सी अ प्यूरिन ओवर हियर, यू कैन सी अ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट ओवर हियर। 1, देखिए पहले पोजीशन पे, ये नीचे से शुरुआत करते हैं बेटा, पहले पोजीशन पे नाइट्रोजन, तीसरे पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, देन 4 5 6 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन, और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन, और वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे 1 एंड 3rd। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों आपके नाइट्रोजनस बेसिस। अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस में देखूं प्यूरिन, जो कि आपका कितना था, इट्स अ 9 मेंबर रिंग, 1 3 7 9, एज उसमें क्या आते हैं आपके एडेनाइन एंड ग्वानिन आते हैं। पिरिमिडीन में आपके क्या आते हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन आते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन कंटेन साइटोसिन एंड थाइमीन, ये याद रखना है आप सभी को। ठीक है, एक और पॉइंट बस एक और याद करें तो आपको बेसिक ये याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से बच्चों हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक जगह एक तरफ पे क्या है, डबल बॉन्ड O होता है, और बाकी जगह पे क्या है, OH ग्रुप। तो यहाँ पे माइनस के फॉर्म में, तो ये OH ग्रुप ही है। और इसी से ही बच्चों हमारा जो फ्री डैश एंड बनता है ना, फ्री डैश एंड आपने हमेशा डीएनए में देखा 3 डैश एंड से 5 डैश एंड। ठीक है, डीएनए का एक तरफ होता है 3 डैश और एक तरफ होता है 5 डैश, तो उसकी भी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम उसकी भी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। पोलैरिटी ऑफ डीएनए, जो अगर हम डीएनए बनाते हैं कि भैया अगर ये 3 डैश है तो ये क्या होगा, 5 डैश है। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये 3 डैश हो जाएगा और ये 5 डैश हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब ये 5 डैश का मतलब क्या है, तो आप डैश से समझ गए, डैश मतलब शुगर। 5th पोजीशन ऑफ शुगर, 3rd पोजीशन ऑफ शुगर। ठीक है, द 3rd पोजीशन ऑफ शुगर इज एम्प्टी एंड द 5th पोजीशन ऑफ शुगर इज एम्प्टी। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन अ डिटेल मैनर। ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन अ डिटेल मैनर। तो इससे पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द इंटीरियर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब आपस में नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, ट्रू और फॉल्स। फटाफट से कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे वीडियो रोक के। फॉर्म्स द इंटीरियर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ये एग्जैक्टली ट्रू है बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देख लेते हैं, तो कैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले हम देखते हैं क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा है। अगर हम बात करें क्लास 10th में बेटा, क्लास 10th में अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इन क्लास 10th वी हैव स्टडीड दैट वो आपका क्या पढ़ा है आपने, फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म्स द बैकबोन,
फॉस्फेट एंड शुगर से क्या बनता है, बैकबोन बनता है, और नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्ट करते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला, शुगर एंड फॉस्फेट क्या कर रहे हैं, आपके नाइट्रोजन बेसिस। तो हमारे क्या प्रेजेंट है इस तरीके से, ये क्या है, शुगर मॉलिक्यूल। हम पहले शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। आप सब लोगों ने बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका शुगर मॉलिक्यूल हमने बना दिया, लो। अब शुगर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा होगा, फॉस्फेट ग्रुप से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है। इस तरीके से क्या हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ गया। ठीक है, लाइक दिस दे हैव कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। अब ये भी हमका, ये भी क्या हो रहा है बच्चों, इस तरफ से ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर एंड फॉस्फेट का क्या हो गया, बैकबोन बन गया। शुगर एंड फॉस्फेट का क्या बन गया गाइस, ये बैकबोन बन गया। और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम सेंटर में नाइट्रोजनस बेसिस बनाए, तो शुगर कनेक्टेड है नाइट्रोजनस बेसिस से, तो लेट्स सपोज एडेनाइन। एडेनाइन हमेशा क्या करता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमीन। और ग्वानिन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से आपका डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। यही तो पढ़ा है हमने जूनियर क्लास में बच्चों, यही तो पढ़ा है हमने जूनियर क्लास में कि एडेनाइन हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड बना रहा है थाइमीन के साथ। ग्वानिन क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है साइटोसिन के साथ। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लास 12th लेवल पे लेके आऊं, अगर मैं थोड़ा सा क्लास 12th लेवल पे लेके आऊं, तो कुछ रिएक्शंस हैं, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है इनसाइड द डीएनए, whatever the reaction is going to take place inside a DNA is called as the condensation reaction. Whatever the reaction is going to take place inside the DNA is called as the condensation reaction. So what is a condensation reaction? A bond formed by the removal of water molecule. A bond formed by the removal of water molecule is called as the condensation reaction. So now let's see the DNA. अब अगर मैं क्लास 12th लेवल पे देखूं तो हम शुगर को बनाते हैं पहले। ये बच्चे आपका क्लास 12th लेवल में बना रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है आपका शुगर मॉलिक्यूल, 1 डैश एंड, 2 डैश एंड, 3 डैश एंड, 4 डैश एंड दिस इज द 5 डैश एंड। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, हमारा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, देखो हमारा क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा। फॉस्फेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, POH, POH, P डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इसके जोड़ना होगा, दे आर गोइंग टू कंबाइन। तो मैंने कौन सा रिएक्शन बताया यहां पे, विच रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, कंडेंसेशन रिएक्शन। So what happens in condensation reaction? The bond is formed by the removal of water molecule. So अब यहां का इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा। इसका OH एंड इसका H क्या करेगा गाइस, दे आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर। ठीक है, लेट मी टेक व्हाइट कलर। ठीक है, इसका OH एंड इसका H आपस में क्या कर लिया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसके OH और इसके H ने क्या किया बच्चों, आपस में बॉन्ड बना लिया, और क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और इसकी वजह से हमारा एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, इसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट हुआ जिसको हम क्या बुलाते हैं, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन शुगर मॉलिक्यूल एंड वन फॉस्फेट ग्रुप, the bond formed between one sugar molecule and one phosphate group is called as phosphoester bond. If we are talking about two phosphate group and a sugar molecule, then it will be called as phosphodiester. ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फॉस्फोईस्टर लिंकेज।
फॉस्फोईस्टर। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के बारे में बात करूं तो ये किस में होता है, ये आपके दोनों एंड पे होता है, 3' एंड एज वेल एज 5'। इट इज कनेक्टेड एट बोथ द एंड, ठीक है, इट इज कनेक्टेड एट बोथ द एंड, 3' एंड एज वेल एज 5' एंड, दोनों एंड पे कनेक्टेड होता है, 3' एंड पे एज वेल एज 5' एंड, दोनों पे जाके कैसा होता है, ये कनेक्शन शो करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे किससे कनेक्टेड है, 5' एंड पे कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, 5' एंड है। डीएनए में किसकी तरफ है, ये ऊपर की तरफ क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, 5' एंड है, ये याद रखेंगे। ऊपर का पार्ट क्या हो गया, 5' एंड हो गया ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब फॉस्फोडाइस्टर। अब अगर मैं डाइस्टर को कंप्लीट ही कर रहा हूं तो अब चलो इसको डाइस्टर को कंप्लीट करके दिखाता हूं। नीचे भी इसके थर्ड पोजीशन पे भी सेम चीज होगी, सेम घटना घटेगी, तो मैं डायरेक्ट इसका लिंकेज करके दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने डायरेक्ट जोड़ करके आपको दिखा दिया, डायरेक्ट जोड़ करके दिखा दिया। तो ये जो है, ये जो बॉन्ड बना है किससे बना है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हो गया कौन सा बॉन्ड, इज कॉल्ड एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंगल इज कॉल्ड एज, ये अगर मैं सिंगल के बारे में बात करूंगा तो ये होगा फॉस्फोईस्टर, और अगर मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, देन विल बी कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब ये जो है हमारा शुगर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा होता है, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ा है। तो वी हैव अ प्यूरीन एंड वी हैव अ pyrimidine. Purine has what? Purine has 9 members present. Purine has what? How many members present? 9 members present. So we have 1, 2. यहां पे क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन NH ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1' वो पोजीशन पे क्या है, यहां पे हमारा OH प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सी पोजीशन है गाइस, दिस इज द 9th पोजीशन। ये कौन सी है, 9th पोजीशन है, और ये क्या है, 1' पोजीशन है। दिस इज द 9th पोजीशन एंड दिस इज द 1' पोजीशन। तो अब इसका OH, इसका OH और इसका H आपस में कंबाइन करेगा एंड एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा। इसका OH और इसका H कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेगा। So the third bond which is formed over here is a glycosidic bond. The third bond is formed over here is called as the glycosidic bond. In glycosidic bond क्या हो रहा है, हमारा नाइट्रोजनस बेसिस किससे कनेक्ट हो रहा है, शुगर मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं प्यूरीन के बारे में बात करूं, अगर मैं प्यूरीन के बारे में बात करूं, अगर मैं प्यूरीन के बारे में बात करूं तो प्यूरीन के अंदर में बेसिकली कहां से जो कनेक्टेड है, इन प्यूरीन दे आर कनेक्टेड एज 1' एंड 9th ग्रुप। इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। अब मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मैं बॉन्ड्स नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट मैं बात करूंगा अब मैं, ठीक है। तो लेट मी टेक अ रबर और यहाँ का ये OH ग्रुप हटाता हूं और इसके साथ जोड़ते हैं किसको, शुगर के साथ जोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपके शुगर के साथ जुड़ गया। तो फॉर 1' एंड पे क्या है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इसके साथ जोड़ता हूं क्या, pyrimidine को जोड़ता हूं, ठीक है। लेट मी कंबाइन अ pyrimidine फॉर यू नाउ। तो इसका OH और इसका H आपस में क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। अगेन वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू रिलीज आउट और ये जुड़ गया। तो अगर मैं pyrimidine के बारे में बात करूं, pyrimidine में दिस बॉन्ड इज, pyrimidine के अंदर में इन pyrimidine दिस बॉन्ड इज व्हाट, ये बॉन्ड कितना होता है, दिस बॉन्ड इज व्हाट, 1'1। इसीलिए इसमें डैश लगता है ताकि हमें पता चल सके 1 किसका है, क्योंकि यहां पे क्या है 1 है, यहां पे भी क्या है 1 है, यहां पे क्या है 1 है और यहां पे भी क्या है 1 होता है। तो इसलिए ये लगाते हैं हम लोग 1' एंड, ठीक है। डैश लगाने का मकसद ही यही होता है ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, प्यूरिन का अलग होगा, प्यूरिन का 1-9 पे जुड़ा होता है, पिरिमिडीन का क्या होता है? 1-1 पे जुड़ा होता है। और दो नाइट्रोजनस बेसेस आर आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एकदम प्रॉपर तरीके से कन्वेंशनल फॉर्म से मैंने आपको क्लास 10th से लेके क्लास 12 तक के फॉर्म में बता दिया। तो कंडेंसेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा फॉस्फेट के साथ जब ये शुगर जुड़ रहा है तो OH मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो 5' एंड 3' पे होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहता है 3' to 5' है, या 5' to 3' हो सकता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1' to 9 होता है हमारे प्यूरिन में, और पिरिमिडीन में 1' to 1 प्रेजेंट होता है। सिंपल था ये। ठीक है, सिंपल था ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बेस पेयरिंग के बारे में मेंशन है। एडेनाइन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपस में क्या बना रहे हैं? अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हायर लेवल पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चरल पेयरिंग नहीं याद करनी, जितना मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग पेयरिंग दिखाई थी उतना ही याद करना है। तो बस यही था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका पूरा बेस पेयरिंग के थ्रू आपका डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। आपको अब किस के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से हो सके, जरूर कमेंट सेगमेंट में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग। बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.